जय श्री कृष्ण। सुबह की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिवीजन क्लासेस चल रही है कक्षा 10 की गणित विषय में, और 80 में से 50 नंबर लाने वाली क्लासें चल रही है। वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज दूसरा दिन है इस क्लास का। टॉपिक एक जो हमने स्टार्ट कर दिया था वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में हमने एक एक नंबर वाले जो सवाल थे वो हमने देख लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं वो सवाल जो 2 नंबर से आते हैं। स्टार्ट करते 2 नंबर वाले सवाल जो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है और हमें ये सिद्ध करना है कि एचसीएफ और एलसीएम जो है वो दोनों बराबर होते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का। सवाल है पहला 96 और 404। 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर उसके बाद ये जो संबंध है कि एचसीएफ और एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या से आपको ये संबंध सत्यापित करना है कि ये संबंध सही है या नहीं। ये सवाल आता है 2 नंबर का। अब दोस्तों देखते हैं अपन कि इसको करना कैसे। आपको मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था कि किसी संख्या का एचसीएफ तथा किसी संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए बताया था उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए भी बताया था कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तथा कॉमन इंटू सब। वही प्रोसेस आपको यहाँ तक करना है। जैसे 96 जो एक संख्या है, इस 96 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले इसके अंदर अपन 2 का भाग देते हैं, 4 और 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग देते हैं 24, 2 का भाग देते हैं 12 बार, 2 का भाग देते हैं 6 बार, फिर 2 का भाग देते हैं 3 बार, 3 का भाग देते हैं 1 बार। यानी ये भाग गया 1 तक। तो 96 के जो टुकड़े आए थे वो इस तरह से आ गए। फिर 404 एक संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग गया 202 बार, फिर 2 का भाग गया 101 बार, और फिर 101 के अंदर 101 का ही भाग जाता है 1 बार। अब 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 96 के जो अभाज्य गुणनखंड है यानी 1 2 3 4 5 बार तो है 2, और फिर 1 बार है 3। ठीक इसी प्रकार जो 404 एक संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 1 0 1। अब हमें इसमें एचसीएफ बताना और एलसीएम बताना। एचसीएफ के लिए मैंने कल भी बताया था कि एचसीएफ होती है एक कॉमन संख्या, जो उसमें से संख्या कॉमन आ रही है वो इन दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन है। इन दोनों में से ये संख्या कॉमन है, ये संख्या कॉमन है, यानी जो ऊपर है वो नीचे भी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो कॉमन संख्या है उसको तो लिख दो, इसके अलावा जो बचे हुए हैं उन सबको लिख दो। 2 3 बार है, फिर 3 और फिर 1 0 1। अब हमें जो संबंध स्थापित करना है वो इधर देखते हैं। संबंध ये है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एचसीएफ और एलसीएम 96 और 404 का एचसीएफ कितना है 2 इंटू 2। 96 और 404 का एलसीएम कितना है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, फिर 3 इंटू 1 0 1, 3 इंटू 1 0 1, और संख्या है 96 इंटू 404। अब संबंध बताना है दोस्तों। तो संबंध के लिए देखना कि किन किन संख्या को गुणा करेंगे 104 आ जाए। तो 101 और 2 बार यहाँ लिख दिया मैंने 101 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में जो बची हुई संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3 बराबर 96 इंटू 404। इनको गुणा किया 404 इंटू 96 बराबर 404 इंटू 96।
तो ये हो गया है एक किसी भी संख्या का दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना और संबंध बताने के लिए ये सवाल होता है जो 2 नंबर से आता है। अगला सवाल यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी 2 नंबर का आता है। 2 नंबर के सवाल के अंदर जो आज की इस क्लास के अंदर मैं 2 नंबर के सवाल ही बता रहा हूँ, तो 2 नंबर के सवाल में दूसरा सवाल बनता है यूक्लिड विभाजन द्वारा 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे सरल सा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों कि इसमें से संख्या 90 और 144 में से छोटी संख्या है हमारे पास 90 और बड़ी संख्या है हमारे पास 144। तो छोटी संख्या 90, इस 90 का भाग बड़ी संख्या 144 में देते हैं। भाग करने का वही तरीका है जो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं कि भाग कैसे किया जाता है। छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है। तो छोटी संख्या है 90 और बड़ी संख्या है 144। 90 का भाग 144 में दिया, एक बार गया। और ये यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका है। तो 90 का भाग इसमें दिया 144 में, एक बार गया, बचा 4 और 14 में से 9 गया तो 5 बच गया। अब इस भाजक ये भाज्य ये भाजक ये भाज्य ये भागफल और ये शेषफल, जो शेषफल बचा है इस शेषफल का भाग इस पहले वाले भाजक में देना है, यानी 54 का भाग आपको देना है 90 में। 54 का डबल होता है 108, तो ये एक बार जाएगा और यहाँ बच जाएगा 36 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 36। तो 90 का भाग 144 में दिया, एक बार गया, शेषफल 54 बचा। इस शेषफल का भाग पहले वाले भाजक में दिया, पहला वाला भाजक 90 था, एक बार गया, 36 बचा। अगला शेषफल बचा 36। इस 36 का भाग पहले वाला भाजक, और पहले वाला भाजक है 54। जब 36 का भाग 54 में देते हैं तो 36 का डबल 72 होता है, इसलिए एक बार जाएगा, 14 में से 6 गया, 8 और 4 में से 3 गया तो 1। तो अगला शेषफल बचा 18। तो जो शेषफल बचा इस शेषफल का भाग पहले वाले भाजक में देना, 18 का भाग 36 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 36 माइनस 36 बराबर 0। तो अंतिम शेषफल जहां 0 आता है उससे पहले वाला जो भाजक है वही उस संख्या का, उन दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और एचसीएफ हो जाएगा 18। तो अंतिम शेषफल कितना रहा, 0 से पहले वाला भाजक 18 है, 18 ही उन दोनों संख्या का क्या होगा, एचसीएफ होगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18। तो 2 नंबर के सवाल में दूसरा सवाल इस टाइप से बनता है। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल भी दोस्तों 2 नंबर का आता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या और √2 पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं है। तो जब भी सवाल इस टाइप का होता है तो सबसे पहले दोस्तों देखो ये सवाल 2 नंबर का हर साल बनता है। ये 2 नंबर के सवाल आज की क्लास में बता रहा हूँ, उनमें से कोई भी एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये मानना है कि माना कि जो दी गई संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। आपको सभी को पता है दोस्तों का परिमेय संख्या को अपन a/b से लिखते हैं, यानी अंश बटे हर, और हर हमेशा प्लस में हो, सॉरी हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अंश आपका 0 हो सकता है। तो √2 बराबर a/b, और a/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण नंबर 1। फिर अगला देखते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 का जो लेफ्ट साइड है वो √2 इसका वर्ग किया, और a भाजक b इसका वर्ग किया। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √2 का वर्ग करोगे तो 2, और 1/b का वर्ग करोगे तो a²/b²। जब दो भिन्न संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह होता है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि हमेशा वृक्ष गुणा होता है। तो 2 का गुणा हो जाएगा b² से, और a का गुणा हो जाएगा 1 से, a² बराबर 2b², और ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हमने इस संख्या को परिमेय संख्या माना, दोनों पक्षों में वर्ग किया, वर्ग करने पर हमने वृक्ष गुणा किया, और वृक्ष गुणा करने पर ये आया a² बराबर 2b²। अब दोस्तों आगे वाली लाइन में क्या लिखना है वो देखना कि जब
ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्योंकि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है। ये पूरी लाइन में आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। इधर पहले लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 स्क्वायर से विभाजित की। मान लीजिए ए का मान मैं 2 लेता हूँ, अगर मैं इसका वर्ग करता हूँ तो 2 का वर्ग किया और उसके अंदर 2 का भाग दिया तो 2 का वर्ग 4 भाजक किया 2, तो कितनी बार गया 2। संख्या के वर्ग में जब 2 का भाग जा सकता है तो संख्या में भी 2 का भाग देता है, कितनी बार, लेकिन दोनों बार उत्तर हमेशा अलग आता है। अगर संख्या के वर्ग में भाग नहीं जाएगा तो संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बटे 2, 4 बटे 2 बराबर 2, 2 बटे 2 बराबर 1, यानी भाग तो दे रहे हैं लेकिन हमेशा उत्तर अलग आ रहा है। जब ए स्क्वायर में 2 से 2 का भाग दोगे तो ए में भी 2 का भाग जाएगा, लेकिन जब ए में 2 का भाग जाएगा तो उत्तर कुछ अलग ही आएगा और वो अलग उत्तर हो जाएगा आपके सी। अलग उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अब इसमें भी जब दो भिन्न संख्या के बीच में बराबर का चिन्ह होता है, व्रत गुणा करते हैं और व्रत गुणा हो जाएगा a बराबर 2c। अब यहाँ से जो a का मान आया दोस्तों, इस a के मान को जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, इस समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारी ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इसमें a की जगह रखते हैं 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4c का स्क्वायर c, 2b स्क्वायर 2 से 4 2 बार कटा, यानी यहाँ आ जाएगा 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 फिर से वही कि जब a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो यहाँ पर लिखेंगे कि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्योंकि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। अतः समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि पूर्णांक 2 एक पूर्णांक जो 2 है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि समीकरण 1 से ये कथन गलत होता है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब संख्या सिंगल संख्या आती है तो इसको सिद्ध करने का ये तरीका है। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए क्या 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। वही जब भी आपके पास इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे पहले उस संख्या को आप मान लो कि वो संख्या जो है वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखा माना 6 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को किस तरह से लिखा जाता है, a/b से लिखा जाता है। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसमें हमने दोनों पक्ष में वर्ग किया था और इसमें अपन वर्ग नहीं करेंगे। यहाँ पर प्लस का जो 6 है बिना अंडर वाला, इस 6 को इधर भेज देते तो इधर बच जाता √3 बराबर a/b - 6। अब यहाँ पर जो a/b - 6 आ रहा है वो एक पूर्णांक संख्या है, यानी पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या भी है। जो पूर्णांक संख्या होती है वो पूरी परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे a/b - 6 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो √3 की जगह √3 बराबर इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, परिमेय संख्या। लेकिन हमें ये ज्ञात है कि √3 कौन सी संख्या होती है। अतः हम
जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः √6 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट सवाल एक सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही करना है कि सबसे पहले आपको मानना है कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को लिखते हैं 7 √5 बराबर a/b से, और समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब वही समीकरण 1 हो गया, इसको परिमेय संख्या मान लें, दोनों पक्षों में वर्ग नहीं करना है। √5 के साथ गुणे में कौन सी संख्या 7 है, और गुणे वाली संख्या हमेशा कहाँ जाती है, भाग में। तो √5 बराबर a/b इंटू में 7 आ जाएगा। अब ये a/7b एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। अतः √5 बराबर ये जो पूरी संख्या है वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 बराबर ये एक परिमेय संख्या हो गई, और परिमेय संख्या है, लेकिन अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 7 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 2 नंबर का जो टॉपिक है, दो नंबर के जो सवाल आएंगे परीक्षा में, टॉपिक नंबर 1 से जो यहाँ पर समाप्त होते हैं आज की क्लास में। मैंने एक नंबर वाले सारे सवाल बता दिए, और ये 2 नंबर वाले जो आज की क्लास में सवाल थे, इसके अलावा टॉपिक फर्स्ट से कोई भी सवाल नहीं बनेगा। जो इस रिवीजन कक्षा के अंदर आपको सिखाया गया है, जो इस रिवीजन कक्षा के अंदर आपको बताया जा रहा है, उन्हीं सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आपके लगातार कंटिन्यू में बन जाएगा, और आप सवाल को कर सकोगे, क्योंकि सवाल यही बनते हैं, इनके अलावा कोई सवाल नहीं बनते। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इन कुछ बचे हुए दिनों के अंदर अपन अच्छा कर सके और हमारा रिजल्ट अच्छा रह सके। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय राम।